सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए और अब वहां से दोहा जा चुके हैं। शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब से अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपनी शराकत दारी का दायरा $2.8 बिलियन तक बढ़ा दिया। ये पहले $2.2 बिलियन तक था 2-3 हफ्ते पहले। इस पेशरफ का ऐलान सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी ने किया। उन्होंने कहा कि मुफाहमती यादाश्तों की तादाद बढ़ाकर 34 हो गई है, जो कि पहले हम देख रहे थे 27 थी। पाकिस्तान में $600 मिलियन की इजाफी सरमायाकारी की अक्कासी ये करता है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर ये अज़म दोहराया कि अब उम्मीद है IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। अब ये जो अच्छी खबर मईशत के हवाले से सामने आ रही है, एक तो इसको हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो किस तरह इसके असरात कब तक आना शुरू हो जाएंगे, चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि जो 27 मिलियन जो हम देख रहे थे इससे पहले जो 27 MOU साइन किए गए थे माजरत के साथ, उस 27 MOUs पर काम शुरू हो चुका हुआ है और अब जो इसकी तादाद बढ़ाई गई 34 तक पहुंच गई है। तो अब इन मामलों को किस तरह से देख रहे हैं, मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक साहब हैं और हमाद रुहेला शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं शाह साहब, ये किस तरह से देख रहे हैं सरमायाकारी को और ये जो MOUs बढ़े हैं, इसका मतलब है सरमायाकारी एतमाद भी कहीं ना कहीं बहाल हुआ है। जो हमारे गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनका, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के साथ जो हमारे टर्म्स बेहतर हो रहे हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? जी आमना, ये आप मुझसे सवाल कर रही हैं। इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि $600 मिलियन एडिशनल वो जो है दोबारा जाके सऊदीज़ को वो मतलब कन्विंस कर सकें कि वो इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें और $2.8 बिलियन तक ये इन्वेस्टमेंट चली गई है। ऑब्वियसली एक बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे पहले जो MOUs हुए थे एक तासुर ये दिया जा रहा था कि ये MOUs सिर्फ MOUs ही हैं और जब तक इनको रियलाइज़ नहीं किया जाता कंक्रीट एग्रीमेंट्स में तो उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो। क्योंकि पहले पिछली दफ़ा भी देखा जाए तो पिछली हुकूमत के दौरान भी जब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे आए थे तो इसी तरह के MOUs हुए थे, लेकिन उसकी रियलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। उसके रीज़न मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा साइन है। दूसरा जो डिस्कशन हुई है पाकिस्तान की स्किल लेबर की, जो सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए वो जो MOU हुए हैं वो मेरे ख्याल में बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो अनस्किल्ड लेबर तो पाकिस्तान का तकरीबन 2.5 मिलियन से ज़्यादा वो इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम कर रहा है। लेकिन अगर स्किल्ड लेबर जाएगा, ख़ासतौर पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के हवाले से जो बात हो रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो फ़ौरन उसके लिए जो है रेवेन्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और एक अच्छा साइन है जो सऊदीज़ ने पाकिस्तान को दिया है। दूसरा मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया की अपनी भी जो है वो बड़े इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मिनरल सेक्टर के अंदर है, एनर्जी के अंदर है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। और रीज़न ऑब्वियसली है कि चाइना जिस तरीके से CPEC की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के अंदर बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स के अंदर, तो मेरे ख्याल में अमेरिकन के साथ जो अलायंस है सऊदी अरेबिया का, कतर का, दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, तो अगर अमेरिका डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर अपना फुट नहीं रखना चाहता तो थ्रू सऊदीज़ वो कोशिश करेगा। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है और अच्छा मौका है कि वो चाइनीज़ और अमेरिकन जो इस वक्त एक इकनॉमिक वॉर इस रीजन के अंदर जारी है उसको सक्सेसफुली इस्तेमाल करते हुए वो उनके जो हम कह सकते हैं प्रॉक्सीज़ हैं या उनके जो एलाइज है, इनडायरेक्टली इकनॉमिक एलाइज है, उनसे फ़ायदे उठा सकता है। और मेरे ख्याल में सऊदी अरब एक ऐसा एलाय है अमेरिका का जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत जो है बड़ा मार्केट साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा जो कतर जा रहे हैं मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर, वो एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि कतर भी एक और बड़ा करीबी एलाय है अमेरिका का। इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी अपार्ट फ्रॉम द USAID। जी USAID फंड्स के अलावा। जी एहतशाम साहब, अब ये जो हम विजिट से जो एलामिया भी आया है, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आर वी मार्चिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस फाइनली? देखिए हमने ये बात माननी पड़ेगी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और अफसोस के साथ कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब भी बात होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ख़ास तौर पे, तो हम ये कहते हैं ये हो जाएगा, कर दिया जाएगा, होता नहीं है।
ये देखें, ये पिछले 2 साल की मेहनत के बाद अब इवेंचुअली सऊदी इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर ने भी ये बात मानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें जो दिया गया है वो बड़ा वायबल है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। और फिर उसके बाद जो 2-3 चीज़ें थी जो तय की गई थी वो लगता है कि पूरी कर दी गई हैं, जिसमें ये था कि ब्यूरोक्रेटिक जो बॉटलनेक्स थे वो कैसे ख़त्म होंगे, उसके साथ सिक्योरिटी के इश्यूज़ कैसे तय होंगे, और फिर यह है कि जिस अंदाज से हमारे सऊदी इन्वेस्टर आना चाहते हैं वो जिस तरह की रिपैट्रिएशन अपने प्रॉफिट की चाहते हैं या जिस तरह की वो पाकिस्तानियों के साथ चाहते हैं कि जॉइंट वेंचर हो, वो किस तरह की होगी। तो मेरा ख्याल है ये SIFC ने बड़ा एक रोल बड़ा प्ले किया है कि तो एक ग्राउंड बना दिया गया। तो ये हमने बहुत पैराडाइम शिफ्ट है, हम देख रहे हैं 70-75 वर्षों में हम देख रहे हैं कि सिर्फ नारेबाजी की गई। और दूसरा ये FDI के हवाले से देखें, जिस इनिशिएटिव का आप फ्यूचर इनिशिएटिव का आप जिक्र कर रही हैं, इसको वो डेवॉस ऑफ डेजर्ट कहते हैं, यानी वो सऊदी अरब भी जो है ना इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लाना चाहता है, दुनिया की चाइना भी लाना चाहता है, बाकी भी। तो हमारे यहाँ तो 2008 में $8 बिलियन की आखिरी इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद आप देख लें 700 मिलियन $900 मिलियन से ज़्यादा नहीं गई। तो सऊदी अरब के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो तय हो गई ना, वक्त कम होता है, जल्दी भी बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन जो होने जा रहा है वो आ रहा है आपका मादियात में, मिनरल में और एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में 5000 एकड़ लैंड जो उन्होंने ले ली है, जहाँ पे वो लाइफ स्टॉक और बाकी काम करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो गंदम की ज़रूरियात तो पूरी कर रहा है और मज़ीद चाहते हैं कि वो उनको मिले। उसके बाद ये मादनियात में रिकोडेक में 50% की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ये भी 50% इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस सारे मामले को देखते हुए हम कह सकते हैं दे मीन बिजनेस। अभी आप देख लें कि ये जो आपने गिनवाए प्रोजेक्ट 27 से 34 होना, और फिर 2.2 से 2.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और 8 एग्रीमेंट जो है ना आमना MOU जो है ना हार्ड एग्रीमेंट में ट्रांसलेट हो गए। तो अभी तो बड़ा वाज़े तौर पे उनको लग रहा है कि जो पाकिस्तान से हम शिकायत करते थे कि भाई आपकी पॉलिसी नहीं पता, आप किधर जाना चाहते हैं, आप बताएं तो सही। आज भी कहते हैं कि MBS उनको कह रहे हैं आप वायबल प्रोजेक्ट लाएं, हम आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यही बात कतर को अब बतानी है प्राइम मिनिस्टर ने, हम शो जाके UAE तो तैयार हो चुका है, चाइनीज़ भी तैयार है। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा एक और चीज़ है, मेरी खबर ये आमना कि सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात में भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बहुत करीब है, उनको समझ आ रही है कि उन्हें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए आमना। चलें, ज़बरदस्त। जुल्फ़िकार साहब, ये तो इस साल जब पहला हमने देखा था सऊदी अरब का जो डेलीगेशन हाई पावर्ड आया था, उसके बाद बहुत सारी सवालात भी उठे थे कि चले आ गए, लेकिन अब उनको कायल करना सरमायाकारी के लिए ये बड़ा एक हमें दिखाई देता मुश्किल मरहला। लेकिन आज जो वहाँ से स्टेटमेंट आई है सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की, वो बड़ी तसल्ली बख्श भी दिखाई दे रही है। अब आप अच्छे दिन देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हमने मुझसे सवाल किया जी जी। देखिए, ये वाकई इस गवर्नमेंट के मुखालिफिन ये बात करते थे, हर पाकिस्तानी ये सवाल उठाता था कि MOU साइन हो जाते हैं, एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, उसके बाद कोई उसके पीछे उसके बाद होता नहीं है। आपको याद होगा कि सऊदीज़ ने मैं उसका पार्ट था, ग्वादर में पहुंचा था और ग्वादर में खसूसी तौर पर उसका इंटरव्यू बोल ने नशर किया था। उनके जो सऊदी ऑयल के जो और नेशनल रिसोर्सेज के जो वज़ीर थे, और उन्होंने आके विज़िट किया जगह का, एक मीटिंग की, और उसके बाद फिर कोई पता नहीं चला। तो लोगों के जहन में ये सवालात उठते थे, और ये भी MBS मोहम्मद बिन सलमान ने प्राइम मिनिस्टर को खुद दावत दी है और वो गए हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया। इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है साफ फ्लोट करने में, वो इंटरेस्टेड है यहाँ कारोबार करने में, वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में, इसलिए कि ना किया जाए रेवेन्यू को, दूसरी तरफ भी जाए। वो जो उनका विजन है 2030 का द लाइन, वो जो एक उनका वो बनाना चाह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें काफ़ी पाकिस्तानियों को भेजा जाएगा। वो जो स्किल डेवलपमेंट की जो एक सूबे के जो हुकूमत और वफाक की हुकूमत उस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हो उसको। अब वो ख़त्म हो गया मामला कि जाकर वहाँ मजदूरी करो, लेबर करो, आम वो करो, गाड़ी चला लो। नहीं, अब आप जाओ उधर, आपको स्किल लेबर जो है वो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छी खासी उनकी तनख्वाह है, और रेमिटेंसेज में भी होगा, फॉरेन रिजर्व में भी होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर आ जाती है, ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इस हुकूमत का सबसे पहले पाकिस्तान का
फिर इस हुकूमत का क्या है, उनको बहुत बड़ी उनकी एक उन्होंने जो है माइलस्टोन कवर कर लिया और आगे जिस तरह चीजें जा रही हैं और चीजें आगे बढ़ेंगी। सऊदीज देखें, सऊदीज के पास पैसा है, जहां भी वो इन्वेस्ट करता है तो दूसरे जो मुल्क हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एकदम से वो उस पे वो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि यही आना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे जो अदारे हैं वो इस चीज को बेहतर अंदाज में इंश्योर करें कि सऊदीज के साथ कितना ताउन करना है, सऊदीज को कितना फैसिलिटेट करना है, चीजें ख्याल में काफी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, हम हमाद इसके लिए एक आपकी जो हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट वो इस तरह का बनाना कि जहाँ पे सरमायाकारी जो है वो सेफ एंड सिक्योर हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये चीज़ भी ऐड ऑन कीजिएगा कि इसके असरात कब तक दिखना शुरू हो जाएंगे हमें? जी, असरात फौरन तो नहीं आते किसी भी चीज़ से। मैं पहले भी एक आध बार कह चुका हूं कि हम पटड़ी पे तो शायद जरूर मईशत पड़ गई होगी, लेकिन अभी स्टेशन नहीं आया, अभी वक्त लगेगा थोड़ा। दूसरी बात, ये जो दौरा है ये खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो गया है। अब हम दोहा की तरफ रवाना हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब, और जाने से कुछ ही लम्हे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे लिए वो बहुत अहमियत की हामिल है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। मेरे नजदीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 पॉइंट्स हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके हमें बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। सबसे पहली बात जो इसके अंदर की गई, ना सिर्फ जिक्र किया गया, ना सिर्फ याद किया गया, बल्कि शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का। मेरे नजदीक ये एक चीज का ऐलान है कि बर्फ जो थी हमारे दरमियान वो पिघल चुकी है, और ये इस चीज की उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में मजीद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जी, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सबने इसके ऊपर रोशनी बहुत अच्छे तरीके से डाली है, आपने अपने इंट्रो में डाली है कि एमओयूज और एग्रीमेंट्स की बात की गई। बताया गया कि कितने एमओयूज हुए हैं, कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं और कितने मजीद एमओयूज और एग्रीमेंट्स इस दौरे के बाद कर दिए गए। एक और बात जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट की गई थी वो ये थी कि 5 एग्रीमेंट्स वो हैं जो एग्जीक्यूशन के अमल में भी आ चुके हैं, जो एग्जीक्यूशन के स्टेज पर भी आ चुके हैं। उसके बारे में बताया गया कि वो सेहत के शोबे से हैं, बरामदात के शोबे से हैं, और अच्छी बात है कि एमओयू एग्रीमेंट्स की शक्ल ले रहे हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हमें इस चीज की खुशी होनी चाहिए। दूसरी जो इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे नजदीक की गई, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि ये वो प्रोजेक्ट हैं 5 जिनसे ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत, ना सिर्फ सऊदी हुकूमत, बल्कि साथ ही साथ वो कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए भी बहुत फायदामंद हो रहा है। तो ऐसे बयानात दूसरी हुकूमत की तरफ से, इतनी बड़ी शख्सियात की तरफ से हमारे मुल्क के बारे में आने बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में हमें खुश होना चाहिए। तीसरी बात जो की गई वो ये थी कि एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई। मेरे नजदीक ये हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक हिंट है कि वो अपने करियर चॉइसेस आगे कैसे बनाएं, कि दुनिया की तरफ क्या रुझान है, और सऊदी भी उसी रुझान की तरफ जा रहे हैं। आखिरी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से मेरे नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमारे HR की, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की तारीफ की है, उसे सराहा है दुनिया के सामने। इससे मेरे नजदीक ना सिर्फ ये उनका हमारे पे एहसान है, बल्कि हमारे लोगों के लिए मजीद रोजगार के मौके भी इन लाइनों की वजह से, इन अल्फाज की वजह से खुल सकते हैं। हम लोग अक्सर अपने आप को बड़े अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं आखिरी बात करूं, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाह रहा हूं। 2007-2008 में सिटी बैंक एक ग्रुप है, सब जानती, जी बिल्कुल सिटी बैंक एक ग्रुप है सिटी बैंक। 2007-2008 में उसके अंदर उसका जो एनुअल फंक्शन था उसमें पाकिस्तान को एक खसूसी अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड इसलिए दिया गया था कि उस वक्त जो 100 CEO काम कर रहे थे सिटी बैंक के, उनमें से 9 पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। तो हमें अपने बारे में हमेशा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जैसा कहा कि हमारी जो वर्क फोर्स है सेकंड टू नन। आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है पाकिस्तान से, वो क्या, वो ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। वेलकम बैक। ओवरसीज पाकिस्तानी या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद इस वक्त 9 मिलियन से ज़्यादा है, और इनका सबसे बड़ा मसला जायदाद पर कब्जे का है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का सरमाया महफूज बनाने के लिए हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एंड डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दी है, जिसके तहत विफाकी हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के कानून के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से स्पेशल कोर्ट्स कायम करेगी, जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी ज़मीन जायदाद के हवाले से दरख्वास्त दायर कर सकेंगे और अदालतों के जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के इख्तियारात होंगे। ये दरख्वास्तें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी फाइल की जा सकेंगी। अब सवाल ये कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, इनका क़याम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कितना अहम होगा और इससे किस हद तक जो मामलात है
वो सॉर्ट हो जाएंगे या रिजॉल्व होंगे? इत्तेशाम साहब। आमना ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत अच्छा फैसला, बहुत बड़ा फैसला है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। जो एक अरसे से शटर हुआ पड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और कहा जा रहा है नॉर्थ अमेरिका के जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके सिर्फ डॉक्टरों के पास $100 बिलियन कैश पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी नहीं है। और ख़ास तौर पे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यहाँ पे माफियाज़ हैं, कब्ज़े ग्रुप हैं। आपको याद होगा PTI के दौर में इमरान खान के बहनोई का लाहौर में प्लॉट कब्ज़ा हो गया था और बावजूद प्राइम मिनिस्टर होते वो कब्ज़ा नहीं छुड़ा सके। वो देख लें कितना बड़ा माफिया है। और दूसरा हमना ये दोनों जो है ना, ये साइड बाई साइड ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी का भी और कंस्ट्रक्शन का भी। ये भी बात माननी पड़ेगी कि PTI के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक पैकेज दिया गया था ना, बूम आया था। वैसे तो हमारी इकॉनमी बूम है, बस पे चली गई है। तो उस वक्त आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ 35 अलाइड सेक्टर्स हैं, उनको बेताशा फ़ायदा हुआ था। एक ज़बरदस्त किस्म का एक जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट का बूम आया था पाकिस्तान में बाहर से। फिर क्या हुआ, नई हुकूमत आई, उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। अब अच्छी बात यह है कि उनको ख्याल आ रहा है कि गलत किया गया था, अब उसको मॉडिफाई करके मेरी खबर यह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एक नया पैकेज लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों तरह से जो है ना, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, देखिए वहाँ बैठ के लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बाय द वे से प्रॉपर्टी के मामले में भी हुकूमत ने नए जो लॉ लेके आ रहे हैं वो भी लोग जो है इससे भागेंगे। मानना पड़ेगा 50% से ज़्यादा हमारी ब्लैक इकॉनमी है, या जिसको कहते हैं रियल इकॉनमी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप या तो प्लान करके चीज़ें लेके जाएँ ना, एकदम से फैसला करते हैं कि जी वो टैक्स नहीं दे रहे, उन पर ये आप शराइत कर देते हैं। अब नए सिरे से जो इवैल्यूएशन नहीं आ रही है प्रॉपर्टी की, उससे तो मेरा लगता है काम ख़राब ही होगा। इसको बेहतर करने के लिए ये चाहिए था इसहाक डार साहब को, पहले भी काम ख़राब किया, अब भी पीछे बैठ के सुना वही कुंडियाँ लाते हैं। तो देखिए बात यह है कि लोगों के पास सामना पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी आप देख लें ओवर द ईयर जिस तरीके से ये प्लॉटों की बात आप देख लें, लोगों के साथ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में तो कम, पिंडी में ज़्यादा हुए। बिल्कुल ऐसे तो कब्जे जो है ना अब तक नहीं छूटे। अब ये अदालतों में अगर केसेस जाते हैं, इनको बड़ा फैसला होता है, तो मेरा ख्याल है एतमाद लौटेगा। ये मामला हम देख रहे हैं, दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी से दरपेश है। और एग्जैक्टली मैं हमाद साहब की जानिब चलूँगी। हमाद साहब, इस पे इम्प्लीमेंटेशन उसको यकीनी बनाना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं इन अदालतों का क़याम और शफाफियत ख़ास तौर पर। देखिए बज़ाहिर तो जैसे सर ने कहा बहुत अच्छा कदम है, मैं भी यही कहूँगा, बज़ाहिर बहुत अच्छा कदम है। हमारी मईशत का असासा है ये जो लोग जो बाहर मुकीम हैं, और हम इनके असासों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका सबसे बड़ा मसला जायदाद का मसला ही है। वो जायदाद इन्होंने खुद खरीदी हो या नस्ब दर नस्र इनको मिली हो, विरासत की शक्ल में इनके सामने आई हो, डिफेक्टिव टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10,000 और मामला होते हैं, इनको कब्जे का मसला बहुत ज्यादा है। तो ये मसला जरूर दरपेश है और इसका हल जरूर निकलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये जो खुशखबरी की सूरत हमें सुनाई जा रही है आज, ये ऐसी खुशखबरियां हमने पहले भी सुनी। आज से 5 साल पहले जुल्फी बुखारी साहब ने भी ऐसी खुशखबरी बताई थी और कहा था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अब ये मसाइल का सामना नहीं होगा। फिर उसके 2 साल बाद देखा गवर्नर सरवर साहब के जमाने में उन्होंने भी ऐसी ही कोई खुशखबरी हमें सुनाई और बताया कि अब ऐसे मामला नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट भी उसके अंदर ऑन बोर्ड की गई थी। इसी तरीके से सोहराब मलिक साहब, जवाद सोहराब मलिक साहब 1 साल पहले उन्होंने भी कहा कि एक सेल बना दिया गया है। तो इस तरीके के इकदाम तो बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। अब वो इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते, उनमें क्या मसाइल हैं, उसका जवाब मैं आपको बताता हूं कि ये खुशखबरी सिर्फ खुशखबरी ही क्यों रह जाती है। मेरे नजदीक उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान आसान हल ढूंढते हैं। उनको पता चला कि पुलिस के मामले में कोई शिकायत आ रही है तो वो पुलिस की वर्दी तब्दील कर देते हैं। पता चले कि खवातीन को मसाइल आ रहे हैं तो बसों को गुलाबी करके चलाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, बसों को गुलाबी करके चलाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हमने खवातीन के लिए बहुत काम किया है। इसी तरीके से अमन अमान के मसाइल हों तो वो थानों में फवारे लगा देते हैं। मेरे नजदीक जितना थानों में फवारे लगे कारआमद हैं, ये खसूसी अदालतें भी उतनी ही कारआमद हैं। हमने देखा है कि हमारे पास पहले भी खसूसी अदालतें रेंट कंट्रोलर्स की शक्ल में, फैमिली कोर्ट की शक्ल में, कमर्शियल कोर्ट की शक्ल में मौजूद हैं। स्पेशल लॉज भी मौजूद हैं, उनमें लिखा हुआ है 3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर, 6 माह के अंदर इनका हल किया जाए। लेकिन ताखीर की शिकायत हमें वहां पर भी सामने नजर आती है, उधर भी ये इश्यूज नजर आते हैं। तो जब तक हम कोई पुरमानी, कोई जामे इस्तिलाहात निज़ाम अदल में नहीं लाएंगे तो ये मसनूई बातें हैं, इनसे हमें कोई फायदा नहीं। बिल्कुल अमल दरामद होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जुल्फिकार साहब देखें, मैं इसको आधा वो समझता हूँ कि बिल्कुल एक तो अगर आप देखें कि 90 डेज जो है उनको पाबंद कर दिया कि कोर्ट उसको 2-3 उसके बड़े फ़ायदे हैं। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि कनाडा में वो हैं, बलूचिस्तान आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है और वहाँ से 2 मरतबा 3 मरतबा आई फैमिली और इधर रही 25-28 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उसको कब्जा लेना था
कब्जा लेते लेते तो यहाँ अदालत और जज और बैठे हुए 4 साल हो गए भाई। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर कौन सी अदालत उसको सुन सकती है किसी ग्राउंड पे। खैर वो चलता रहा है। अब भी किधर जाकर उन्होंने किया, तो ये एक पेशरफ जो मैं देखता हूँ। एक तो 3 साल आपने उसको 90 डेज का उसको पाबंद कर दिया, ये बहुत अच्छा है कि आपने उसको। दूसरा ये है कि उनको आने की जरूरत नहीं, वो एविडेंस वहीं से भेजें। वो हमारे जो वो कॉन्सुलेट हैं, हमारे एम्बेसीज हैं, वहीं बैठ कर वो सारा कुछ जमा कराएं और वो उनको तस्दीक कर वो भिजवाएंगे और ख़ुद दरखास्तें भी वहाँ से एप्लीकेशन दे सकते हैं ये। लेकिन अब आती है बात, ये कोर्ट तो अपना काम कर लेंगी, आपने उसको कब्जा कौन छुड़ाएगा? पुलिस वाले क्या एक साथ में उसके ला हमारे सामने से तो इतना ही हमने देखा कि ला की डिटेल ये क्या है कि क्या 90 डेज में अदालत तो फैसला दे देगी, क्या 90 डेज में 30 डेज में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 15 डेज में क्या पुलिस कब्जा छुड़ा के उनको दे देगी? ये जो अभी आपने इशारा किया कि वो कब्जा माफिया जो बड़े स्ट्रांग होते हैं और एहतशाम साहब ने बात की, तो कब्जा माफिया जो वो बहुत बड़ा स्ट्रांग होता है, उसको वो करने के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए वो पुलिस की विल नहीं होती है, पुलिस वाले कमिटेड नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को कि 90 डेज में आप ये फैसला दे देंगे, आपके हक में फैसला आता है तो और 90 डेज आप इंतजार करें, हम आपके हाथ में वो चाबियां उसकी दे देंगे, आप आकर वो चाबियां ले लें, कब्जा ले लें और ये सारा कुछ। ये बहुत ही मेरे ख्याल में चीज बेहतर है जो भी हालात देखे जाए तो। जी देखे जो बात ये है कि पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि ये पेशरफ्त इस लिहाज से है कि 50% पेशरफ्त है और 50% उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए, उसको कंडीशनल कर दिया जाए कि पुलिस उस जगह की हुकूमत, उसकी सिविल इंतजामिया 90 डेज में जो है ये सारा इंश्योर करे। जी शाह साहब, देखिए मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला है। मैं बिल्कुल काश के इस पे अमल हो जाए और काश अदालतों के अहकामात इम्प्लीमेंट हो जाए। या तो हैरानगी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के ऊपर इलेक्शन नहीं होता और उसके बाद वो बड़े बड़े जो है ना उनके अहकामात को फॉलो नहीं करता। वही मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये मुंह के अल्फाज वाली बात नहीं है। देखिए ये कोई रियलिटी है। अब आपने एक लॉलीपॉप दे दिया है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को कि जनाब आप वहाँ से बैठ के अपनी जायदादें यहाँ वसूल कर लें। यहाँ मैं हैरान हूँ, हमारे फैमिलीज़ के अंदर करीब दोस्तों के 70 साल हो गए, इनकी 4 जनरेशन ख़त्म हो गई हैं और अदालत में जीते हुए फैसले और एग्जीक्यूशन उसका जो है आज तक ना पुलिस कर सकी है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकी है। ख़वातीन को जो इनहेरिटेंस का मामला, आपने ओम्बड्समैन का इदारा कायम किया कि जनाब वो 45 डेज़ के अंदर ख़वातीन को विरासत का हक देंगी, आज तक मिला उनको? ठीक है, बिल्कुल एक लिप सर्विस ज़रूर है इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है और हम जो है ओवरसीज़ कैनेडियन, अमेरिकन और जो ब्रिटिश या फ्रांसीसी हमारे नेशनल हैं उनके जो है यहाँ पे राइट्स को डिफेंड करें। दूसरा एक बड़े अहम चीज़ है, मेरे ख्याल जरदारी साहब को और हमारी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि सिर्फ KP की बात करता हूँ, यहाँ 2 ऐसे बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं जो 45 अरब रुपए यहाँ से सिर्फ फॉर्म्स बेच के एक फेक जो हाउसिंग स्कीम है उसको बता के और वो दुबई के अकाउंट में पैसे जमा करा के भाग गए और आज तक लोग जो है पिट रहे हैं। जितना खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई 90 अरब 100 अरब रुपया था वो तमाम का तमाम दुबई में चला गया और इन 2 लोगों ने ओपनली लूटा है। अब आप मुझे बताएं, आप इनके पैसों का हिसाब नहीं कर सकते, इनकी जायदाद का नहीं कर सकते और सिर्फ खाली कागज़ों के ऊपर किसने इजाज़त दी थी? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा तो हमारा मसला ये है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे तो ठीक है, उनके मसाइल अपनी जगह पे होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस लेजिस्लेशन के पीछे भी कोई इंटेंशन ज़रूर होगी, क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर वो लेजिस्लेशन होती हैं, वो कानून साजियाँ होती हैं जो कि माफियाज ले के जाते हैं। वो MPs को जोड़ के लेके जाते हैं, वहाँ से फिर आपके पास जो अशराफिया बैठी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इस जो ओवरऑल लेजिस्लेशन की गई है उसमें कोई इंटेंशन नहीं होगी। मेरे ख्याल में इंटेंशन जरूर होगी, आप कुछ अर्से बाद देखेंगे वो निकलेगी। बाकी एग्जीक्यूशन वाला मामला अपनी जगह होगा। मैं समझता हूँ कि कागजी का उसको देखते हुए शायद एक तासुर ये देने की भी कोशिश की गई है कि हम जुडिशल की भी कोशिश करें और उसके साथ साथ अवाम की जो हम बात कर रहे थे कि उनका मफाद कहाँ पर है, इसमें वो दिखाई नहीं दे रहा। पेंडेंसी ऑफ केसेस पर बात होती रही थी, तो शायद वो कहीं ना कहीं उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है। दिस इज माई ओपिनियन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। हम देख रहे हैं कि कुछ साल पहले तक फॉल सीजन विंटर्स के आने की एक खुशगवार तब्दीली का एहसास दिलाता था, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें इजाफे ने अब सीज़न के इस ट्रांजिशन को इंतहाई तकलीफदेह बना दिया है। स्मोक की सूरत शहरियों के लिए बीमारियों का सबब बनता है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, भारत एंड चाइना स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासर दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। किसी और चीज़ में होना हो, लेकिन इस चीज़ में लाहौर ही नंबर ले गए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी करना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जहरीली गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एशियाई तरक्याती बैंक ने माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज़ की मंजूरी भी दी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए क्या इकदाम, चूँकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि आज ये बात भी की गई मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से कि जी हम ग्रीन लॉकडाउन शुरू करने जा रहे हैं। अब ये होगा क्या प्लान है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन पहले क्यों नहीं सोचा गया इस मामले में, क्योंकि कहा जा रहा था कि वर्किंग जो थी वो इस साल, जो रवां साल है, मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। जुल्फ़िकार साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी, किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को और इकदाम पहले से क्यों नहीं किए जाते? देखिए, हमारे मुल्क में ये बिल्कुल ये है कि जब भी हुकूमतें जो हैं, कोई भी हुकूमत हो, वो उसी वक्त जब सर पे कोई चीज़ आ जाए उसके बाद फिर, क्योंकि हम कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, एडॉक बेसिस पे हमारे इक़दाम होते हैं। दिन गुजारो, हफ्ता गुजारो फिर देख लेंगे, महीना गुजारो फिर देख लेंगे, इसी तरह ये चीज़ें। और ये बड़े अरसे से ये स्मोक का वो है, और एक जिसमें काश्तकारों को हमारे नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह उससे नबर्द आज़मा होती है। क्या गवर्नमेंट उसको वार फुटिंग बेसिस पे लेती है? ऐलानात तो उनके हैं कि वार फुटिंग बेसिस पे हम इसको जो है ले रहे हैं, बड़ा सीरियस ले रहे हैं, हम ये करेंगे, गाड़ी को 3 वार्निंग देंगे, चौथी गाड़ी उस पर हम बंद कर देंगे। रक्शे का क्या करेंगे? रक्शे के साइलेंसर के लिए कोई चीज़ वो निकालेंगे कि उससे जो है वो जो इतना एक धुआं निकलता है, क्या उसको, वो गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसको क्या वो है? गरीब मुल्क तो है पाकिस्तान, आप देखते हैं कि जो गाड़ी ख़रीदता है वो फिर उसको उसी वक्त इस्तेमाल कर जाता है, या खुदा अल्लाह ना करे वो ख़ुद मर जाए, या फिर गाड़ी ना मर जाए कि बिल्कुल रुक जाए। तो ये एक सिलसिले हैं और एक मुश्किलात है, और पूरी दुनिया से नबर्द आज़मा है इस तरह के इन शहरों में। और पंजाब ज़्यादा मुतासर है, कराची में भी ये सिलसिले हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन कम है। अब वो किस तरह ऐलानात कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा। बड़ा आज भी और कल मैं देख रहा था टीवी पे जिस तरह चल रहा है उनकी तरफ से ऐलानात, और मरियम औरंगजेब उनको क्योंकि अब वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि हमारा नॉर्मल अगर हम देखें 51 से 100 तक ये जाता है, लेकिन लाहौर में इस वक्त 707 तक पहुँच चुका है इतवार के रोज़। उसको देखते हुए जो सारे मामलात हैं, अब ये जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात भी हो रही है, भारत और हमारा मसला साझा ही है, इस पर वहाँ से कोई रिस्पांस आएगा, और यहाँ से पहले तो एफर्ट्स जो डालने की ज़रूरत है वो भी देखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, लाहौर लिखता हुआ है पिछले दिनों, तो ये जो स्कोर था ये गालबन 900 के करीब था, तो इस वक्त अगर 700 के करीब है तो कुछ गालबन इंप्रूवमेंट आ चुकी है। इससे ज़्यादा बुरी हालात थी। 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि इस इशू पे बदतरीज मुश्किलात आ रही हैं, ये बदतरीज खराब होता जा रहा है। 2017 में इसने शिद्दत इख्तियार कर ली जब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके बारे में एक स्मोक कमीशन भी बनाया। अदलिया में बहुत तनकीद होती है कि अपने दायरा कार से तजावुज़ कर जाते हैं। ये काम बेशक इंतजामिया का था, लेकिन इंतजामिया जब खामोश तमाशाई बनी रहेगी तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बहरहाल ये बहस मैं उस तरफ नहीं लेकर जाता। ये अब कहा जा रहा है कि अब ये लाहौर के लिए तो 5वां मौसम बन चुका है, लेकिन ये 5वां मौसम इतना खतरनाक मौसम है कि ये लाहौर के एक शहरी की औसतन 5 साल तक उम्र कम कर रहा है। जो जैसे ये बागात का शहर था कंक्रीट का जंगल बन गया है। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा इशू जो है वो फसल की कटाई और फसल का जलाना है, जिसकी रीजन ये दी जाती है कि वीट हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके इस्तेमाल करने से 6 इंच का पौधा फसल का जो बाकी रह जाता है, तो नई फसल की तैयारी के लिए किसान उसको जला देते हैं। बॉर्डर के दूसरी तरफ भी लोग इतने ही जिम्मेदार हैं जितने यहाँ पर हैं, मगर यहाँ पर नुकसान इसलिए ज्यादा होता है कि जब हवा का रुख इस तरफ को हो तो हमें ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, सफारतकारी करनी चाहिए। जहां हम
भारत से मिलकर काम करने को तैयार है, वहां हमें यह भी देखना चाहिए क्या हम पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज को लेकर आगे चल रहे हैं पीटीआई की, या नहीं लेकर चल रहे। 2021 में हमें बताया गया था उनकी हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से, कि एक हैप्पी सीडर के नाम से मशीन मुतारिफ कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस फसल को जलाना भी नहीं पड़ेगा, वो फसल आपके फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होगी, आपकी पानी की बचत होगी और आपका बीज भी बो दिया जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट 2021 में गालिबन किया गया था 500 मशीन के तहत। बताया जाए कि क्या ये प्रोजेक्ट भी सियासत की नजर कर दिया गया है, ये नहीं चला तो क्यों नहीं चला, और अगर चला है तो इसका क्या फायदा आया है। हमें दूसरों की तरफ देखने से पहले अपने लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। ठीक है शाह साहब, एक तो ये भी कह रहे हैं कि आज मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा जी सूबे भर में 650 भट्टों को गिरा दिया गया और इन पर QR कोड लगा दिए गए हैं। तो इकदाम तो वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ग्रीन लॉकडाउन की जानिब भी जा रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं कि सफिशेंट होंगे, ये कारगर साबित होंगे आगे जाके? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपका जो बेसिकली स्मॉग क्यों बन रहा है, आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती हैं? फैक्ट्री से आती हैं, गाड़ियों के धुएं से आती हैं, और एक जो हमाद ने जिक्र किया कि फसलों के जलाने से, ये एक फैक्टर इसके अंदर भी है। अब आप क्लाइमेट चेंज को 2-3 चीज़ों से मिक्सअप ना करें। 12 करोड़ आबादी का पंजाब शहर है, और जिसमें बड़े शहर हैं जहाँ आपकी सबसे बड़ी इल प्लानिंग है, आपकी अर्बन प्लानिंग की जो गलतियां हैं वो आपको देखनी है। आप ये बताएं कितने रजिस्टर्ड आपने गाड़ियां जो है ना वो लाहौर की सड़कों पे छोड़ी हुई हैं। हर गाड़ी से धुआं निकलेगा, ऑब्वियसली ये चीज़ होगी। फिर आप ये देखें कि आप जो कोल रन फैक्ट्रीज़ हैं वो कितनी है, वो किस तरीके से उनका इमिशंस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स हैं जो कि ज़ाहिर बात है सन बर्निंग के बाद स्मॉग की कैफियत में जाते हैं। तो ये तो एक अर्बन सिटीज़ का एक मसला होगा, कराची के अंदर भी होगा, आपके लाहौर के अंदर भी होगा, फैसलाबाद के अंदर भी होगा। दूसरा, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जो पॉपुलेशन शिफ्ट है क्यों आ रही है शहरों की तरफ? आपने क्यों नहीं रखा उस तमाम तरह आबादी को जो कि शहर के ऊपर आके जो है बर्डन डाल रही है? फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है, देखिए ये स्मॉग वाला इशू ये टोटली मेन मेड डिजास्टर है जो कि लाहौर के शहरियों को इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है कि वहाँ पे प्लानिंग नहीं हुई। बाकी और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट हमारा कभी जो है ना वो फोकस ही नहीं रहा। दूसरा, आपकी जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स रोटेशन के ऊपर आप क्यों नहीं जाते? जैसे कि हमाद ने कहा कि अगर आपके पास मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं तो आप क्यों जा रहे हैं क्रॉप बर्निंग की तरफ? तो मैं ये समझता हूँ, देखिए आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग नहीं है, आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन तबाह हो रही है, आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को कन्वर्ट किए जा रहे हैं क्लमजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप बिल्कुल कॉस्मेटिक मैयर करेंगे, आप गाड़ियों को रोकेंगे, आप डाइवर्जन्स करेंगे, आप जो है वो फैक्ट्रियों को बंद करेंगे, क्या करेंगे? ये बिल्कुल टेम्परेरी होगा, लेकिन ओवरऑल आपका जो इन्वायरमेंट के अंदर एडिशन है इन जो डेंजरस गैसेज है, खासकर जो हाइड्रोकार्बन गैसेज है, वो आपको उनको एमिशन को रोकना होगा। उसमें आखिरी चीज क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने जो आपके फ्रूट बेरिंग दरख्त है उनको आप खत्म करके आप अमेरिका से यूकलिप्टस ला के यहाँ पे आपने लगा दिए। आप जाएं दोबारा अपने लोकल जो सोल्यूशन उसका ये कि आपके लोकल जो दरख्त थे, लोकल पौधे थे, आप उनको उगाएं, आप उनको लगाएं। व्हाई यू आर गोइंग फॉर जो सोल्यूशन है जो बाहर से आता है, और ये तो जानबूझ के किया गया आपके पानी के। ठीक है जी एहतशाम साहब, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी तो सपोर्ट करने के लिए, इन मामला से निपटने के लिए अब अप्रूव तो कर दिए है $500 मिलियन। अब ये मामला को देखते हुए कुछ बेहतरी आएगी? आमना बज़वर्ड तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, कानून के अमलदारी, वो तो हम देखते हैं नहीं। अभी जुल्फ़िकार कह रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज है स्मोक के वाले से। मेरा ख्याल है दानेदारी की बात की जाए तो ये चैलेंज नहीं है, फेलियर है। ये 2017 जिस तरह बात कर रहे हैं तो उसके बाद से ये बढ़ते ही चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए मेरे लिए तो ज़्यादा परेशानी की बात ये है आमना कि $2 बिलियन एडिशनल IMF ने पाकिस्तान को दिया था कोरोना और क्लाइमेट चेंज के हवाले से। उसमें ये स्मोक भी सारी चीज़ें शामिल थी। वो पैसा किधर गया? देखिए, जो पैसा बाहर से आता है, यही तो रोना हमारा कि पैसा हमने इतना बाहर से लिया, वो सारा कंजम्पशन खाने में चला गया, उसको हमने लगाया ही नहीं। तो अभी देखिए रियलाइजेशन नहीं है, बीमारियां बढ़ रही हैं, नई पौध जिस तरीके से ख़राब हो रही है, और इतनी रैपिड अर्बनाइजेशन ने इसने तबाही फेर के रख दी है। इससे पहले अफगान जंगों में हमने देखा KP का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया लोगों की वहाँ आने से, बाहर के लोगों आने से। आज भी लोग परेशान हैं। इसी तरह आप देखें पंजाब में भी और बाकी शहरों में जो कुछ हो रहा है। मसला ये है कि रियलाइजेशन नहीं है, पोलिटिकल स्टेटमेंट से आगे हम जाते ही नहीं। आमना हमें ये लगता है कि हमारी कारकर्दगी में सिर्फ बयानबाजी है। वो भी एट द एंड ऑफ द डे माजत के साथ, वो हसन निसार साहब की मुझे एक बात अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि ये जो हमारे वोटर्स हैं ना, इनको जूते मारने चाहिए, जो बार बार ऐसे लोगों को इलेक्ट करके लेके आते हैं जो नाकाम होते हैं, कुछ नहीं करते।
तो मुझे बताएं क्या होगा जब सारा फोकस ही सारे के सारे 3 इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर पंजाब में ये लगे रहते हैं कि पीटीआई को कैसे ठंडा करना है, उनके खिलाफ बातें करनी है, अपने ओपोनेंट को कैसे फिक्स करना है। तो मुझे बताएं वहाँ पे कहाँ पे पता लगेगा कि आपने पॉलिसी मेकिंग की है। ये इतना बड़ा स्मोक और स्मोक एक अजाब बन गया है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी सभी बातें कर रहे हैं, गाड़ियों को धुआं, अर्बनाइजेशन, फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं होगा। पैसे देते हैं छोड़ के आ जाते हैं, अदालतों में पैसे देते हैं छूट के आ जाते हैं। जब तक सीरियसनेस नहीं आएगी, टॉप लेवल पे रियलाइजेशन नहीं होगी, हमने ये हमारा मसला ख़त्म नहीं होगा। जी, प्रोएक्टिवली इस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप संजीदगी से इस मामले को लेना होगा। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।